मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको संविधान के निर्माण के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो ये आपके सपोर्ट मटेरियल से मैंने पॉइंट्स लिए हैं। इसको डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप जानते हैं, ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए गए थे। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। ये आपके सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है। तो जब ये सारे पॉइंट्स आप कर लेते हो, इसके बाद आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर यही 2 अंकों के जो प्रश्न हैं ऊपर वाले जो पॉइंट्स के उसी में मिल जाते हैं। अब जैसे आपके पास पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 महान आशाओं और भीषण मोहभंग का क्षण किस प्रकार था। अगर हम बोलेंगे ये किस तरह से था, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे कि हम क्यों बोल सकते हैं कि मोहभंग का समय था। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों का एक ही तरीके से दिया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 महान आशाओं और भीषण मोहभंग का क्षण था कैसे, और 15 अगस्त 1947 को सारे हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के लिए निर्मम चुनाव का क्षण था। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में आप ये बात बोल सकते हो कि इस समय में हमारे देश में उम्मीद और आनंद का वातावरण था, लेकिन बहुत से मुसलमान और हिंदू और सिख इनके लिए निर्मम क्षण था, क्योंकि या तो उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा था क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे बंटवारे की वजह से, या उनको अपनी पीढ़ियों पुराने घर को छोड़कर अपने दूसरी जगह जाना पड़ा था। उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। इस वजह से उनके लिए बहुत ही कष्टकारी था। बहुत सारे शरणार्थी थे, करोड़ों शरणार्थी जो इधर से उधर तक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। कुछ मुसलमान पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ जा रहे थे, और बहुत सारे लोग रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि इसलिए उनके लिए बहुत ही कठिन समय था। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि नवजात राष्ट्र के सामने कौन सी गंभीर समस्याएं थीं। इसको आप कैसे लिखेंगे? नवजात राष्ट्र मतलब नया राष्ट्र, कौन सी गंभीर समस्याएं थी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमारे सामने ये समस्याएं थी कि जब हम आज़ाद हुए उस वक्त ब्रिटिश राज के दौरान हमारे उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग जो था वो नवाबों और रजवाड़ों के हिस्से में आता था। 1/3 हिस्सा भारत का नवाबों और रजवाड़ों के हिस्सों में आता था, और वो सब ये सोच रहे थे हम स्वतंत्र अपना जीवन निकालेंगे। अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों का वो राजा समझ रहे थे। वो अपनी मर्जी से अपना राज्य चलाना चाहते थे। तो इतने सारे राजाओं को लेके एक अखंड भारत की जो हम सोच रहे थे वो किस प्रकार से पूरा होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि सब नवाबों और रजवाड़ों को किस तरह एक पूर्ण भारत में शामिल किया जा सके। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, 1-2 गंभीर समस्याएं आप और भी लिख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में साक्षर नहीं थे, साक्षरता दर बहुत कम थी, हम लोग बहुत गरीब थे उसी वक्त ही हम दंगों की स्थिति से बाहर निकले थे, हमारे देश में बहुत ही अनरेस्ट की स्थिति आ गई थी। और उसके अलावा नवाब और रजवाड़े, इनको सबको कैसे शामिल किया जाए, ये एक हमारे सामने समस्या थी। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित होती थी। जनमत का क्या असर होता था संविधान सभाओं में? तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी उनको अखबारों में छापा जाता था, उनको न्यूज़पेपर्स में डालते थे, उनके सभी तर्क न्यूज़पेपर्स में छपते थे। उसके ऊपर फिर डिस्कशंस होते थे, चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे, और फिर एक सहमति असहमति ये सब छपा करती थी। और जो भी चीज़ें ये प्रेस में छपती थी, न्यूज़पेपर्स में छपती थी, उनकी वजह से हमारी जो ये चर्चाएं होती थी संविधान सभा की, ये बहुत प्रभावित होती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी जनता की जो भागीदारी थी, जनता की जो फीलिंग्स चल रही थी विभिन्न मुद्दों को लेकर, वो सारी चीज़ें प्रभावित होती थी, जनमत से प्रभावित होती थी संविधान सभा में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भाषाई अल्पसंख्यक क्या चाहते थे? भाषा के विषय में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की वो ये थी कि अधिकतर नेता ये चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। महात्मा गांधी भी ये चाहते थे, और अनेक नेता ये चाहते थे कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो भाषाई अल्पसंख्यक वाले थे, यानी नॉन हिंदी लोग थे, उनको ऐसा लगा कि हमारी प्रांतीय भाषा उसका अधिकार छीन लिया जाएगा यदि हम
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए तो वो उसके फेवर में नहीं थे। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते थे। तो उनकी क्या इच्छा थी? उनकी ये इच्छा थी कि हमारी प्रांतीय भाषा में हमें कार्य करने का अधिकार हो। तो इसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। कैसे? नंबर 1, हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बना के राजकीय भाषा बनाया गया। आप ये देखो, हिंदी को पहली बात राजकीय भाषा बना दिया जब इन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये उनको बोला गया कि हिंदी राजकीय भाषा होगी और हिंदी को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हिंदी जो थी वो एक हिंदुस्तानी भाषा बन गई थी, शुद्ध हिंदी नहीं रही थी, इसमें बहुत अनेकों शब्द मिल गए थे। तो ये बोला गया कि त्रुटियों पर काम किया जाएगा। और नंबर 30 बात बोलेगी कि हर एक प्रांत को अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करने का अधिकार होगा। तो हम देखते हैं कि हर जो प्रांतीय क्षेत्र होता है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करता है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्ताव किसने पेश किया? तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो प्रस्ताव था उसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और ये आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव, पिछली वीडियो में हमने बात की थी। किसने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और उन्होंने इसके विषय में क्या बोला था? राष्ट्रीय ध्वज के विषय में उन्होंने बोला था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का ध्वज होगा और जिसमें नीले रंग का अशोक चक्र बीच में होगा। और इसमें गहरे ये 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियाँ होगी। और तिरंगा जो होगा ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज होगा, जिसके केंद्र में नीले रंग का चक्र होगा। ये आप लोगों को पता ही है। ये उद्देश्य प्रस्ताव में श्रीमान नेहरू जी ने पेश किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब औपनिवेशिक शासन का मतलब हुआ कि जब हम लोग गुलाम थे और ब्रिटिश लोग हम पे रूल करते थे, उस वक्त प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ कानून पास किए गए। ये कौन से कानून थे? ये कानून थे, कानून 1909 में पेश किया गया, एक 1919 में पेश किया गया, एक 1935 में पेश किया गया। इसमें कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। और जो 1935 का जो एक्ट था इसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें विधायिका के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी बना दिया गया। तो ये कुछ सुधार के लिए कानून पेश किए गए थे। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर क्या कहा? सरदार पटेल ने बोला था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह समा चुका है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने पृथक निर्वाचिका को लागू कर रखा था। और जब संविधान सभा में इस पर डिस्कशन हो रहा था कि क्या हम पृथक निर्वाचिका अपने देश में रखना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ये ऐसा विष है जो हमारी राजनीति में पूरी तरह से समा चुका है और इसके अनुसार ये एक ऐसी मांग है जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है और राष्ट्र के टुकड़े कर दिए हैं, एक रक्तपात को जन्म दे दिया है और इसी की वजह से देश का विभाजन हुआ है। देश के विभाजन का कारण ये पृथक निर्वाचिका पड़ी है। तो ये सरदार पटेल ने बहुत स्ट्रांगली पृथक निर्वाचिका पे बात करी। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? हमारी 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती विषय के पर कौन कानून बना सकता है? राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन विशेष अधिकार केंद्र को ही होता है। गवर्नर के 356 के एक्ट के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार गवर्नर जो है वो राज्य की पूरी शक्तियों का अधिकारी बन सकता है, यानी कि एक प्रकार से केंद्र बन सकता है। दोनों को अधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सारे अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं। उसके बाद आ जाइए 10वें प्रश्न पर। एक शक्तिशाली केंद्र का होना क्यों ज़रूरी है? इसके विषय में क्या क्या बातें की गई? इसके विषय में बहुत सारी बातें हुई कि केंद्र को अधिक शक्ति होनी चाहिए या राज्य को अधिक शक्ति होनी चाहिए। तो केंद्र का शक्तिशाली होना क्यों ज़रूरी है, क्या बोला गया इसके विषय में?
इसके विषय में कहा गया कि दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। संविधान सभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने बोला कि यदि दुर्बल केंद्र होता है हमारा, यदि केंद्र को हम दुर्बल रखेंगे तो ये देश के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ऐसा होने से केंद्र शांति स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा, कि केंद्र जो है वो शांति नहीं स्थापित कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर वो अपनी देश की आवाज़ भी नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए केंद्र को स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये इसके पक्ष में जो भी बातें मैंने अभी बोली हैं, ये किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी। अब हम 11वें प्रश्न पर आते हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान के अनेक अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार के में अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। पैराग्राफ अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ धार्मिक स्वतंत्रता किस में दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और इसी प्रकार हमको समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, ये हमको अनुच्छेद 14 से 17 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, अल्पसंख्यक शब्द से क्या अभिप्राय है? अल्पसंख्यक को आप समझ ही सकते हो बच्चों कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो कि संख्या में कम हो, उसको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक के विषय में एक परिभाषा रंगा जी ने दी है। आप इनका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न आता है कि NG रंगा ने अल्पसंख्यक को किस तरह परिभाषित किया है। उन्होंने बोला है कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा, अल्पसंख्यक बोलेंगे जो संख्या में कम हो, मीनिंग से चलते हो तो जो संख्या से कम हो। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए। NG रंगा जी ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए, आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए, क्योंकि गरीब और दलित वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। जो गरीब हैं और जो दलित हैं वो काउंटिंग में तो कम नहीं है, संख्या के हिसाब से तो वो कम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो शोषित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको अपने सामान्य अधिकार भी नहीं है, इसीलिए उनको सही भागीदारी के लिए, समाज में सही भागीदारी के लिए, क्योंकि वो हाशिए पर हैं, उस तरह से उनको सही भागीदारी पे लाने के लिए हम इनको अल्पसंख्यक की तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो आर्थिक स्तर के आधार पर अल्पसंख्यक की परिभाषा होनी चाहिए, NG रंगा जी ने बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि 4 अंकों के प्रश्न यदि हमारे पास आएंगे, इसी तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चंस लगभग सेम ही है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किस आदर्श पर जोर दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते हो कि 3 उद्देश्य प्रस्ताव थे हमारे, हम इसको लेंगे तो किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका होता है कि उन्होंने बोला था कि भारत एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है। प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य पहला पॉइंट हो गया। आप इसको लर्न कर लीजिए कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है। पहला पॉइंट नेहरू जी ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, और उन्होंने इस पे पॉइंट दिया था ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा कि भारत एक संघ होगा जिसमें भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य और भारतीय संघ सम्मिलित होंगे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला कि भारत में सभी को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाएगा। स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था, ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। और एक उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बात करी कि वो तिरंगा झंडा होगा, 3 रंग का होगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र। अब तीसरे प्रश्न पर हम आ जाते हैं
कि इसके पीछे क्या मंशा रहेगी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एक तो सबसे पहले कि जो आपका संविधान था ये दिसंबर 1939 में बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनने में जो हमें समय लगा, हम देख रहे कि 1946 में बनना शुरू हुआ था से लेके 1949 तक वो बनता रहा। उसमें 11 सत्रुवें और 165 बैठकें की गई। तो जब ये तैयार हुआ तो हमने सोचा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा गणराज्य के रूप में हमारा संविधान लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने, क्योंकि 26 जनवरी को हमने 1930 में रावी नदी के तट के किनारे अपने देश को पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी हम लोगों ने। तो इसी तारीख को इम्पोर्टेंट देखते हुए हमने सोचा कि अपने संविधान को यहाँ पर हम आज के दिन लागू करेंगे। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष में किसने क्या क्या बोला। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पक्ष में किसने क्या कहा और विपक्ष में किसने क्या क्या नाम दिए। तो ये लंबा प्रश्न है, आप इसको अपनी किताबों से तैयार कर सकते हो कि पृथक निर्वाचिका के पक्ष में बी पोकर बहादुर ने बोला था। बी पोकर बहादुर, इन्होंने बोला कि पृथक निर्वाचिका को हम बनाए रखते हैं। उन्होंने बोला समुदायों के बीच में मतभेद कम करने के लिए हम ये बनाएंगे अल्पसंख्यकों की, और इनका रीज़न क्या था कि मतभेद कम होंगे, इससे अल्पसंख्यकों की पूरी आवाज़ पहुंचाई जा सकेगी। कि अल्पसंख्यक है, इन्होंने बोला था कि भाई दलित लोग हैं अल्पसंख्यक, उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता, इसलिए अल्पसंख्यकों की पूरी आवाज़ पहुंच सकेगी अगर वो पृथक निर्वाचिका में रहेंगे। उन्होंने बोला सबकी सुनिश्चित भागीदारी हो जाएगी अगर हम पृथक निर्वाचिका रखेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने ये बात बोली, इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने विपक्ष में, बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने विपक्ष में बोला। पक्ष में बी पोकर बहादुर ने बोला था और अपोजिशन में बोलने वाले बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता थे, ये सारे बी पोकर जी के बयान से भड़क गए। उन्होंने बोला कि नहीं, ये व्यवस्था जो है ये अंग्रेज़ों की चाल थी हमारे देश को बांटने के लिए। तो इसका विरोध किया बहुत सारे लोगों ने, जैसे हम वो भी पढ़ चुके हैं ऊपर वाली वीडियो में कि सरदार पटेल जी ने बोला था ये एक विष है जो हमारे राजनीति में समा चुका है। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत जी ने भी इसका विरोध किया। गोविंद वल्लभ पंत जी ने भी बोला कि ये अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है, ये अल्पसंख्यक जो है और अधिक कमज़ोर हो जाएंगे और उनकी भागीदारी नहीं हो पाएगी यदि हम पृथक निर्वाचिका रखते हैं। उसके बाद बहुत सारे मुसलमान नेता भी नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचिका हो। बेगम एजाज रसूल ये भी बोल रही थी कि हमें पृथक निर्वाचिका नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए आत्मघाती होगी, इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। तो बहुत सारे जो थे वो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। तो मैंने आपको एक पक्ष में बताया बी पोकर बहादुर, और हमने 3 नेताओं के बारे में विपक्ष में पढ़ा। अब हमारा आता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुरक्षा मिलती है हमारी 3 प्रकार की सूचियों के हिसाब से। संविधान के प्रारूप के हिसाब से 3 सूचियों में हमारी उसको बांटा गया है शक्तियों को। केंद्रीय सूची, या आप पॉल साइंस में अच्छे से पढ़ते हो, केंद्रीय सूची जिसमें सारे अधिकार केंद्र को दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी आती है राज्य सूची, जिसमें सारी जो शक्तियां होती हैं वो राज्य के पास होती हैं। और तीसरी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों के पास होते हैं अधिकार, राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर, अगर गवर्नर सिफारिश करे तो सारे अधिकार जाके केंद्र को मिल जाते हैं। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों पर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। अभी हमने ये प्रश्न किया था कि एनजी रंगा जी ने अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा किस प्रकार की थी। उन्होंने कहा उसको अल्पसंख्यक माना जाए जो कि संख्या में कम है, उसे नहीं। जो आर्थिक आधार पे, आर्थिक स्तर पे कमज़ोर है उसको अल्पसंख्यक माना जाए और उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। उन्होंने बोला विशाल खाई कौन सी बोली? उन्होंने बोला बहुत सारे दलित और दमित वर्ग के लोग हैं जो कि
दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और एक विशाल खाई हमारे देश में बनी हुई है। इनको सही रास्ते पे लाने के लिए, अपने पूरे समाज के साथ जोड़ने के लिए इनको कुछ विशेष अधिकार देने चाहिए। इसलिए इनको अल्पसंख्यक शब्द में इनको डिफाइन कर देना चाहिए, यानी कि दलितों को अल्पसंख्यक मान लेना चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, संविधान सभा में की जाने वाली चर्चाओं को जनमत प्रभावित करते थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसको आप देख ही रहे हैं कि कैसे पता करते थे कि संविधान सभा में जो भी डिस्कशंस होती थी, जो भी चर्चाएं होती थी, वो प्रेस में छपती थी। सारे तर्क अखबारों में छपा करते थे, सारे तर्क अखबारों में छपते थे। फिर उसके बाद खुले तौर पे लोग डिस्कशंस करते थे, वाद विवाद करते थे, खुले में होता था वो। और इन सब वाद विवादों को जनमत में होते थे, तो ये सारी चीज़ें लास्ट में जाके फिर इन चर्चाओं को प्रभावित करती थी। जो 300 सदस्य थे जो संविधान सभा के अंदर, वो सारे सदस्य इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते थे कि लोगों की क्या भावनाएं हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनकी चर्चाएं प्रभावित होती थी। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में लाहिड़ी जी ने एक बात बोली थी कि ये प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा अंग्रेज़ों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। सोमनाथ लाहिड़ी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। सोमनाथ लाहिड़ी जी ने बोला था कि हमारे क्योंकि ये जो समय था जब हमारा संविधान बन रहा था, वो वाला समय था 1946 का, जब उन्होंने ये बयान दिया। और उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और ये कौन थे, इसके नेतृत्व में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये सरकार शासन तो चला रही थी, लेकिन सारा काम वायसराय से पूछ के करती थी। वायसराय से और ब्रिटिश सरकार से पूछ के, उनकी देखा देखी में, उनकी देख रेख में सारा काम अंतरिम सरकार कर रही थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। तो देखा जाए तो सारा काम किसके अकॉर्डिंगली हो रहा था? वायसराय और ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंगली। इसीलिए सोमनाथ लाहिड़ी जी ने ये बात बोली कि संविधान सभा अंग्रेज़ों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। अब इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान में कितनी सूचियाँ बनाई गई। ठीक है, 3 सूची, इसका वर्णन कीजिए, इस पर बात हो चुकी है। संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारे भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं क्या हैं? कि हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है, हमारा संविधान बहुत लचीला है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। संशोधनों द्वारा हमारे संविधान में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए जा सकते हैं। अनेक संशोधन किए गए हैं जब से संविधान बनाए, तो हमारा संविधान लचीला है। तीसरा, हमारा संविधान ऐसा है कि इसमें हमने ये लोकतंत्रात्मक प्रावधान है। इसके अंदर हमारा संविधान संप्रभुता और गणराज्य को सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर है। धर्मनिरपेक्ष, हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में संघात्मक ढांचा है और एकात्मक भी है। संघात्मक भी है केंद्र के द्वारा और एकात्मक भी है। ये सारे हमारे संविधान की विशेषताएं। समाजवादी, हमारा संविधान जो है उसमें समाजवादी का भी कंसेप्ट डाला गया है। उसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं, व्याख्या कीजिए कि 1946 से पहले संवैधानिक विकास संविधान सभा द्वारा किए गए विकास से किस प्रकार भिन्न थे। 1946 से पहले जो भी विकास किए गए थे वो सारे के सारे, अभी हमने पढ़ा कि ब्रिटिश वायसराय और ब्रिटिश सरकार की देखरेख में थे, तो वो सारे प्रभावित थे। उसमें भारतीय लोगों की प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था, और जो भी भारतीय थे वो इनकी देखरेख में, ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही कार्य कर रहे थे। और लेकिन जो हमारी आज़ादी के बाद जो हमारा हुआ, 1947 के बाद जो हमने कार्य करा, वो हमारे अपने कार्य थे, अपने देश के लिए। तो वो नेचुरली आप देख सकते हो, ये जो विकास था ये वो सही विकास था जिसके भारतीय लोगों को अपेक्षा थी। संविधान सभा में हुई चर्चाओं के दौरान बहुत सारे नेताओं ने सुदृढ़ केंद्र की मांग क्यों करी। इस प्रश्न को भी हम ले चुके हैं। सुदृढ़ केंद्र की मांग इसलिए करी बहुत सारे नेताओं ने कि यदि केंद्र मजबूत नहीं होगा तो भारत की अखंडता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा, और केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य अपनी मनमानी करेंगे।
मनमानी करेंगे तो देश को आर्थिक प्रगति के तौर पे और विकास के पद पर नहीं लिया जा सकता। और यदि केंद्र मजबूत नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत की आवाज़ नहीं पहुंचा सकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ नहीं पहुंचा सकता। और बहुत सारे विषयों में शांति की व्यवस्था में केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी, इसलिए सब चाहते थे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो 8 नंबर के अंक, ये प्रश्न ये सारे हम कर चुके हैं, इनको डिटेल में करना होगा। उद्देश्य प्रस्ताव का सारा डिटेल आप कर सकते हैं। दलितों के समूह के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या कदम रखे ये आप कर सकते हैं। संविधान निर्माण के पहले उथल पुथल वाले समय थे, इसमें आप सारा बता देंगे कि जो जो हमने चीज़ें फेस की थी, कि हम लोगों के दिमाग में जो चीज़ें थी वो हम लोग क्या हमारे दिमाग में था, हमारे दिमाग में था आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, हमारे दिमाग में था भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के आंदोलन हमारे देश में थे। और जब सही में समय आया संविधान निर्माण के समय, उथल पुथल का समय ऐसे था कि हमारे देश का बंटवारा हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे देश में आ गए। तो उथल पुथल वाला समय था कि लोग पुरानी चीज़ें भी नहीं भूले थे। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण लोगों के दिमाग में था एक तरफ से, तो कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। उसके बाद में हमारा 1950 वाला जो हमारा 1957 में जो 1857 में जो विद्रोह किया गया था उसकी यादें हमारे देश में थी। और असहयोग आंदोलन जो किया गया था उसकी सारी यादें हमारे पास थी। एक तरफ ये था और एक तरफ बंटवारा था, जिसके बहुत सारे लोग करोड़ों शरणार्थी इधर से उधर गए। तो ये सारा समय उथल पुथल वाला था। उसके बाद अब जब ये संविधान के लिए किसने केंद्र के पक्ष में तर्क दिए, ये पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आप इसको बड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद इसको भी हम डिटेल में अच्छे से बात कर चुके हैं कि पृथक निर्वाचिका के विरोधी कौन कौन थे। सारे राष्ट्रवादी नेता थे, इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। उसमें 6 सदस्य कौन से थे? 3 कांग्रेस वाले और 3 और उसके अलावा 2 संवैधानिक सलाहकार। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, उनके विषय में आप बात करोगे कि कौन कौन लोग थे और उन्होंने किस किस तरह का काम किया था। 3 अपने कांग्रेस वाले लोग होते थे। कौन कौन से थे वो? जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 कांग्रेस के हो गए। उसके बाद में हमारे पास और लोग जो थे, ये कांग्रेस के सदस्य हमारे पास 82% लोग होते थे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आगे 3 हुए हमारे साथ में, B.R. अम्बेडकर जी थे जो कि विधिवेता थे। B.R. अम्बेडकर ये हमारे विधिवेता थे, इनके बारे में आप ये लिख लीजिए ना। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और हमारे साथ में 2 वकील काम कर रहे थे, K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है, ये रंगा जी ने जो परिभाषा दी थी वो आप लिख देंगे। उनके हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए ये सारा आप बता देंगे। कि आदिवासियों को भी अल्पसंख्यकों में गिना गया, इनके लिए विधायिका में स्पेशल प्रतिनिधित्व की मांग की गई, इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनको समाज में भागीदारी की जाए। जयपाल जी ने भी इसके विषय में बोला, तो इनका प्रतिनिधित्व किया गया, अल्पसंख्यक में इनको काउंट किया गया। इनको इनके लिए समाज में सब जगह पर इनके लिए सीटें आरक्षित की गई। जिस कल हम पिछले वीडियोस में हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। ये अभी हमने प्रश्न किया था कि गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा वो होनी चाहिए जिससे सब लोग समझ सकें, जिसमें सबकी भागीदारी हो। और उन्होंने बोला हिंदुस्तानी भाषा वो भाषा है जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्द आते हैं, सब लोगों को समझ में भी आती है, बहुत सालों से हमारे देश में बोली जा रही है, तो हिंदुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये चीज़ों पे बात हुई
1947 आते आते हिंदुस्तानी की भाषा बहुत अधिक हिंदी होती गई, इसमें से कई उर्दू शब्द निकल गए और नॉन हिंदी लोग जो थे, जो हिंदी भाषा नहीं थे, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक थे, उन लोगों ने सबने हिंदी का विरोध किया प्रांतीय भाषा के सामने कि हमारी क्षेत्रीय भाषा को वो अधिकार होना चाहिए। तो इसका हल निकालने के लिए ये रास्ता निकाला गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राजकीय भाषा होगी और सभी को, क्षेत्रों को, सभी प्रांतों को अपनी राजकीय भाषा, अपनी प्रांतीय भाषा में काम करने का अधिकार होगा। इस पे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकारों की रक्षा करता है। ये तीनों प्रकार की सूचियों के बारे में बात कर लीजिए ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 10वां, भारतीय संविधान बनाते समय दलित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न तर्कों की परिभाषा कीजिए। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी का नाम आएगा कि B.R. अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जातियों के लिए पहले उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, पर उनको फिर समझ में आ गया कि पृथक निर्वाचिका ठीक नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था कि पृथक निर्वाचिका से वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे अनुसूचित जाति के लोग। तो उन्होंने, नगप्पा जी ने भी ये बोला था कि अनुसूचित जातियाँ जो हैं, नगप्पा जी ने भी कहा था कि वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो 20 से 25% हैं। उनकी पीड़ा ये है कि वो राजनीति में और समाज में दोनों में हाशिए पे रखी गई हैं। तो ना तो उनको शिक्षा पहुंची है और ना शासन में भागीदारी। तो शिक्षा और शासन में भागीदारी का उनको अधिकार दिया जाए, इसलिए इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि जब तक ये समय पर 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि शिक्षा और शासन में इनको अधिकार दिया जाए, जब तक कि समाज में इनकी भागीदारी पूर्ण रूप से सुरक्षित ना हो जाए। तो बच्चों आप देखोगे कि लगभग वही बातें हैं जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इन्हीं पॉइंट्स को आप ठीक प्रकार से कर लेते तो आप छोटे मार्क्स के आंसर 2 मार्कर, 4 मार्कर और 8 मार्कर इन सबको कर सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ठीक से याद कर लोगे तो इनको देखना, इनको वीडियो को 2-3 बार सुन सकते हो, तो सुनने से आपको तैयार हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो ठीक लगा और इससे आपको कुछ मदद हुई कि नहीं हुई। ठीक है बच्चों, आज के लिए वीडियो यहीं ऑफ करती हूँ। अगले दिन हम अगला चैप्टर लेंगे। नमस्कार।